Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam, and this is a new journey from psychology basics to understanding psychological disorders and mental health. इस सिलसिले की जो इंट्रोडक्टरी वीडियो है वो मैं पहले रिलीज कर चुकी हूँ। आज हम इस सिलसिले में अगली जो है हमारी जो फर्स्ट वीडियो है इनिशियल वीडियो उसके बारे में बात करेंगे। मेरी ये वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जिससे स्टूडेंट्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रोफेशनल्स भी फ़ायदा उठा सकते हैं, और कोई भी ऐसा इंसान जो कि साइकोलॉजी से या मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहता है इससे वो हेल्प ले सकता है। लेकिन मेरी ये वीडियो प्रोफेशनल डायग्नोसिस या थेरेपी का सब्सटीट्यूट नहीं है। जो लोग अपने लिए या अपने प्यारों के लिए इलाज ढूंढ रहे हैं या थेरेपी ढूंढ रहे हैं, ये अवेयरनेस पर्पस के लिए है, वो मुझसे मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के तौर पे काम करती हूँ। मुझसे टाइम ले सकते हैं, ऑनलाइन सेशन भी ले सकते हैं। सेफ स्पेस कैवलरी ग्राउंड पे मैं ऑन स्पॉट ऑन क्लिनिक जो है वो सेशन देती हूँ, वहाँ पे मुझसे रब्ता कर सकते हैं। आज का जो हमारा मेनली फोकस है वो इस चीज़ पे है कि व्हाट इज़ एबनॉर्मेलिटी, कि एबनॉर्मेलिटी बेसिकली है क्या। हम बहुत सी चीज़ों में अक्सर बात करते हैं फलां इंसान जो है वो बड़ा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, फलां चीज़ जो है वो फलां इंसान का जो बिहेवियर है वो मुझे बड़ा एबनॉर्मल अनयूजुअल लग रहा था। तो हम आज ये देखते हैं कि एबनॉर्मेलिटी की डेफिनेशन क्या है, हम किस तरह से किसी भी इंसान के एबनॉर्मल बिहेवियर को डिफाइन कर सकते हैं। तो इसमें ये चीज़ देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किसी हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी अनयूजुअल बिहेवियर है वो एबनॉर्मल कहलाएगा। हर अनयूजुअल बिहेवियर एबनॉर्मल नहीं होता, और बिल्कुल इसी तरह हर एबनॉर्मल बिहेवियर जो है वो डिसऑर्डर नहीं होता। इसलिए यहाँ पे बहुत केयरफुली हमें ये देखना है कि हमने लाइन कहाँ पे ड्रा करनी है। नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर के दरमियान जो एक लाइन है, जो एक बाउंड्री है, वो हम कहाँ पे ड्रॉ करेंगे जिससे हमें ये पता चले कि कौन सा बिहेवियर अनयूजुअल है लेकिन एबनॉर्मल नहीं है, और कौन सा बिहेवियर एबनॉर्मल है और डिसऑर्डर नहीं है, और कौन सा बिहेवियर ऐसा है कि जिसको हम कहेंगे कि हाँ ये बिहेवियर जो है ये एबनॉर्मल डिसऑर्डर की डेफिनेशन में आता है। एबनॉर्मल बिहेवियर को अगर हम डिफाइन करें तो एबनॉर्मल बिहेवियर से मुराद किसी भी इंडिविजुअल के इमोशंस, उसकी थॉट्स या उसका जो थॉट पैटर्न है, उसकी सोचें हैं, या उसके एक्शन, जो जिस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में डिफरेंट किस्म के अफ़ाल सर कर रहा है, सर अंजाम दे रहा है या बिहेव कर रहा है, उन सारी चीज़ों का ऐसा पैटर्न जिसकी वजह से उस इंसान की ज़िंदगी में या दूसरे लोगों की ज़िंदगी में डिस्ट्रेस यानी परेशानी, डिसफंक्शन या डेंजर, ये तीन चीज़ें जो है वो उनका बायस बन रहा हो। मिसाल के तौर पे एक इंसान जो है वो अपने, अगर स्टूडेंट है तो अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा, अपने एग्जाम्स नहीं दे पा रहा, अपने टेस्ट जो है उसमें फेल हो रहा है। अगर वो कहीं एम्प्लॉई है तो वो अपना जो है वो जो वर्क प्लेस पे अपना सही काम नहीं कर रहा, अपने कोलीग्स के साथ सही तरीके से इंटरेक्ट नहीं कर रहा, और अपनी जो डेडलाइंस है उनको मीट नहीं कर रहा, तो ये उसके डिसफंक्शन में आता है। डेंजर यही है कि जिसमें वो इंसान या अपने आप के लिए खतरा बन रहा है या किसी दूसरे इंसान के लिए खतरा बन रहा है। तो ये सारी चीज़ें अगर किसी इंसान के अंदर हमें ऐसे इमोशंस या थॉट्स या बिहेवियर नजर आए तो उसको हम कहेंगे कि ये इंडिविजुअल जो है एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है। और एबनॉर्मल बिहेवियर के बारे में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कल्चरल बाउंड होता है, कि किसी हो सकता है कि एक कल्चर में कोई एक बिहेवियर अनयूजुअल या एबनॉर्मल समझा जाए, जबकि दूसरे कल्चर में उसी बिहेवियर को नॉर्मल समझा जाए। तो जो हमारा कल्चर है या हमारी एथनिसिटी है या हमारी रेस है या हमारा रिलीजन है, ये सारी चीज़ें मिल के जो है एक इंसान के बिहेवियर को, एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को नॉर्मल या एबनॉर्मल की रेंज में बताती हैं कि कहाँ पे हमने लाइन, वही बात है ना कि लाइन हमने कहाँ पे ड्रा करनी है। कि एक कल्चर में रहते हुए एक इंसान का बिहेवियर हो सकता है नॉर्मल है, लेकिन दूसरे कल्चर में उसी बिहेवियर को एबनॉर्मल कंसिडर किया जाता है। कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की एक बहुत बड़ी मिसाल इस तरह से दी जाती है कि कुछ कल्चर ऐसे हैं कि जहाँ पे आवाज़ों का सुनना, गैबी आवाज़ों का सुनना, ऐसी आवाज़ें जो हमें इंसान नज़र नहीं आ रहा लेकिन उसकी आवाज़ आ रही है, उसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस के अंदर काउंट किया जाता है। लेकिन कुछ कल्चर ऐसे हैं कि जहाँ पे इनको हेलुसिनेशंस में यानी वहमे की सूरत में लिया जाता है कि ये, और जैसे स्किज़ोफ्रेनिया की एक सिम्टम है कि अगर कोई आवाज़ आ रही है तो उसका मतलब है ये एक बीमारी है, ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जबकि कुछ कल्चर्स में इसको स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के तौर पे लिया जाता है और उस इंसान की बड़ी वैल्यू की जाती है जिसको कोई गैबी आवाज़ें आ रही हों। तो इस तरह से जो हमारा कल्चर है, हमारा जो रिलीजन है,
वो हमारी यहाँ जो हमारा जो बैकग्राउंड है वो इस चीज़ को, हमारी नॉर्मेलिटी या एबनॉर्मेलिटी को डिटरमिन करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारी मेंटल हेल्थ जो है वो टू बॉक्सेस में एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये नहीं कह सकते कि ये एक बॉक्स है, इस यहाँ पे जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है, और ये एक दूसरा बॉक्स है, यहाँ पे जो बिहेवियर शो किया जा रहा है वो एबनॉर्मल। बल्कि जो मेंटल हेल्थ है वो एक कंटिन्यूम में, एक लाइन की सूरत में, ये देखें मैंने आपको इसमें एक की आपकी डायग्राम दिखाई है कि ये एक साइड पे जो बिहेवियर है इसको हम कहेंगे ये नॉर्मल है। इसी को जब इसके अंदर अगर वो डिविएंस शो कर रहा है, अपने कल्चरल वैल्यूज, कल्चरल नॉर्म से परे जा रहा है, उससे हट के काम कर रहा है, और यहाँ पे उसको उससे में पर्सनल डिस्ट्रेस भी महसूस हो रहा है, उसका बिहेवियर जो है सिचुएशन के मुताबिक उसको अडेप्ट करने में या उसको एडजस्ट करने में हेल्प आउट नहीं कर रहा, तो ये बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता इस कंटिन्यूम से होते हुए, यहाँ से होते हुए ये जाता जाएगा और ये एबनॉर्मल बिहेवियर की रेंज में शामिल हो जाएगा। यानी अगर हम इसको मैनुअली इसको ड्रॉ करें तो ये एक कंटिन्यूम है हमारा, जो कि इस तरह से चलता है। ये चल रहा है, यहाँ पे एक साइड पे हमारी नॉर्मेलिटी है जिसको हम नॉर्मल बिहेवियर कहते हैं, और यहाँ पे अगर इस रेंज में आ जाएगा तो ये एबनॉर्मल बिहेवियर बन जाएगा। और यहाँ पे इसके दरमियान में कहीं एक लाइन हमने ड्रॉ करनी है जिसको हम बॉर्डर लाइन कहते हैं। जब एक इंसान इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस कर लेता है तो उसका जो नॉर्मल बिहेवियर है वो नॉर्मल बिहेवियर की रेंज में शामिल हो जाता है। मिसाल के तौर पे एक इंसान अगर खुश है, हैप्पी है, तो ये एक नॉर्मल बिहेवियर है, ये एक नॉर्मल इमोशन है। आपको कोई खुशी की खबर मिलती है और आप उस पर खुश हो जाते हैं। लेकिन जब आप इस बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके आप उसमें इतना ज़्यादा आपका लाफ्टर आ जाता है, इतनी ज़्यादा हंसी कि आप जो है वो आप अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर रहे, और सिचुएशन के ऊपर जो है वो आप डिपेंडेंट नहीं है आपकी हंसी, और बगैर किसी वजह के आप हंसे जा रहे हैं, हंसी जा रहे हैं, और आपका वो जो लाफ्टर है वो एक्सेसिव रेंज में दाखिल हो गया, तो इसका मतलब है कि ये आपकी बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके एबनॉर्मेलिटी में चला गया। बिल्कुल इसी तरह जो सैडनेस, जो हमारा एक नेगेटिव इमोशन है, वो भी अगर आपको खुदा ना खास्ता आपका कोई लॉस है या कोई किसी वजह से, कोई ग्रीफ की वजह से आपको सैडनेस महसूस हो रही है, कोई ऐसा इवेंट आपकी ज़िंदगी में आया है जो आप उदास हैं या परेशान हैं, तो ये एक नॉर्मल इमोशन है। लेकिन उसको अगर आप हर वक्त आप बिल्कुल ग्लूमी बन के बैठे हुए हैं और बिल्कुल आपका हर वक्त लो मूड है और आप किसी भी चीज़ से खुश ही नहीं हो पा रहे, और आपका जो ग्लूम है वो एक्सट्रीम पे चला गया, तो क्या होगा कि वो बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके आपकी एबनॉर्मेलिटी में शामिल हो जाएगा। यानी आपकी जो नॉर्मेलिटी और एबनॉर्मेलिटी है वो अलग अलग कोई स्टेट्स नहीं है। वही स्टेट जो एक टाइम पे नॉर्मल समझी जाती है, एक सिचुएशन में किसी भी इवेंट की मौजूदगी में, जब वो इवेंट या वो सिचुएशन चेंज हो जाती है लेकिन आपका वो बिहेवियर या आपका इमोशन चेंज नहीं हो रहा, तो आपकी एबनॉर्मेलिटी के अंदर शामिल हो जाता है। इसके लिए हम जो बात करते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेहतर इसकी समझ आएगी, कि हम बात करते हैं कि हमारे पास 3 डिटर्मिनेंट्स हैं किस चीज़ के, हमारी एबनॉर्मेलिटी और नॉर्मेलिटी के, कि कौन सी 3 चीज़ें ऐसी हैं जो कि हमारे नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटरमिन कर रही है। कि कोई भी बिहेवियर अगर, नंबर 1, कोई भी बिहेवियर अगर उतना ही इंटेंस है जितना उस वक्त उस सिचुएशन के मुताबिक उसको होना चाहिए। मिसाल के तौर पे अगर आपको ये पता चलता है कि आपका रिजल्ट आया और आपने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है, तो आपकी वो जो हैप्पीनेस है वो एक इंटेंस हैप्पीनेस होगी, उसमें आप जो है वो एक्साइटेड होंगे, आपकी एक्साइटमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होगी, बजाय इसके कि आप सिंपल पास हुए हैं। तो आपकी लेकिन अगर वही इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा देर तक चले और एक्सट्रीम पे चली जाए और एक्सेसिव हो जाए, तो वो आपकी हैप्पीनेस जो है वो फिर, जैसे ये मैंने आपको बताया, कि वो आपकी फिर उस एबनॉर्मल रेंज में चली जाएगी। ठीक है। उसके अलावा दूसरी चीज़ जो है ड्यूरेशन, कि कोई भी इमोशन है, जो इमोशनल स्टेट्स होती हैं वो चंद मिनट के लिए रहती हैं, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता वो सबसाइड होती जाती हैं। ड्यूरेशन, इमोशंस की अगर हम ड्यूरेशन देखें तो हम उसको नॉर्मल फ्रीक्वेंसी कर्व से शो कर सकते हैं, कि इस तरह से आपका जो इमोशन है वो ऊपर जाता है और उसके बाद यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता वो नीचे आना शुरू हो जाता है, यानी सबसाइड होना शुरू हो जाता है। इसकी मिसाल आप उस तरह से ले सकते हैं जिस तरह से आपने दूध को बॉयल करने के लिए चूल्हे पे रखा है। ये ऐसी मिसाल है जो हम हर रोज़ इसको एक्सपीरियंस करते हैं। जब दूध जो है उसके नीचे आग जलती रहती है, उसके ऊपर एक फैट की लेयर आ जाती है, वो हमें लगता है कि नहीं अभी ये दूध जो है बॉयल पे नहीं हो गया, लेकिन एकदम से वो इतना हीटअप हो जाता है कि वो अपनी उस फैट की लेयर के साथ ऊपर उठता है और वो यहाँ ऊपर आके वो दूध उबल जाता है। अगर आप चूल्हा बंद ना करें तो वो दूध जो है उबल के गिर जाता है, और लेकिन अगर आप टाइमली चूल्हा बंद करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता
वो अपनी उसी फैट की लेयर को लेके नीचे जाके सबसाइड हो जाता है और उसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पे वो पहले हमें बॉयल होने से पहले नजर आ रहा था। तो हमने ये देखना है कि जो ड्यूरेशन है वो कितनी है। ये ड्यूरेशन बहुत थोड़ी चंद मिनट की ड्यूरेशन होती है किसी भी इमोशन की, चाहे वो हैप्पीनेस है, चाहे वो सैडनेस है, चाहे वो पॉजिटिव इमोशन है, चाहे वो नेगेटिव इमोशन। तो इसमें ये इंटेंसिटी भी आ गई और इसमें ड्यूरेशन भी आ गई। अगर आपकी ड्यूरेशन एक नॉर्मल बाउंड्रीज के अंदर कंटिन्यूम के इस सिरे पे रहती है, आपकी जो ड्यूरेशन है यहाँ पे रह रही है, तो इसका मतलब है कि आपका जो इमोशन है या आपका जो बिहेवियर है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर आपकी ड्यूरेशन इस बॉर्डर लाइन को एक्सीड करके यहाँ पे पहुंच गई है, आपकी इंटेंसिटी भी आपकी ड्यूरेशन भी, तो वही बिहेवियर और वही इमोशन आपका एबनॉर्मल लेवल्स पे पहुंच जाएगा, एबनॉर्मेलिटी में चला जाएगा। नंबर 3 पे है फ्रीक्वेंसी, कि कोई भी बिहेवियर जो है वो कितनी दफ़ा अकर कर रहा है। मिसाल के तौर पे एक दिन में कितनी दफ़ा अकर कर रहा है, एक हफ्ते में कितनी दफ़ा अकर कर रहा है, एक महीने में, एक साल में कितनी दफ़ा अकर कर रहा है। तो ये जो अकरेंस है ये मैटर करती है आपकी नॉर्मल और एबनॉर्मल बिहेवियर को डिटरमिन करने में। मिसाल के तौर पे हमें समटाइम ऐसा होता है ना कि हम किसी चीज़ से खौफजदा हो जाते हैं, एकदम खौफ जो है हमें ओवरवेलम कर लेता है और हम जो है वो परेशान हो जाते हैं, किसी भी चीज़ से डर जाते हैं। अगर तो वो कभी महीने में एक बार, साल में एक बार हुआ, तो हमारा एक नॉर्मल फियर है। ठीक है, हमें छिपकली नजर आई, हम किसी ऐसी जगह पे गए जहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा पानी है, जहाँ पे हमें डूबने का खतरा है, वो हमारा फियर है। और वो कभी कभार हम वो फियर हमारे ऊपर गालिब आ गया तो इसका मतलब है वो एक नॉर्मल चीज़ है। लेकिन अगर बार बार सोच के आप उस चीज़ के बारे में खौफजदा होते रहे, बार बार, एक दिन में कई बार, एक हफ्ते में कई बार, आपका यानी आपकी वो फ्रीक्वेंसी है या अक्रेंस ऑफ फियर है या किसी भी सिम्टम का जो अक्रेंस है वो ज़्यादा हो गया, तो वही आप फिर उसकी नॉर्मल रेंज से निकल के तो आप उसकी एबनॉर्मल रेंज में चले गए हैं। तो आपका वो जो बिहेवियर है अपनी इन 3 डिटर्मिनेंट्स की वजह से, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन और फ्रीक्वेंसी की वजह से, नॉर्मल से हट के वो फिर एबनॉर्मल की तरफ चला जाएगा। चाहे वो आपका इमोशन है, चाहे वो आपका बिहेवियर है, चाहे वो आपका थॉट पैटर्न। तो यहाँ से एक कंटिन्यूम है जो हमें बताता है कि कौन सी चीज़ जो है वो नॉर्मल रेंज में आ रही है और कौन सी चीज़ बॉर्डर लाइन को क्रॉस करके, यहाँ से जो बॉर्डर लाइन है उसको क्रॉस करके एबनॉर्मल की रेंज में चली गई है। क्योंकि बहुत से मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, वो कहते हैं ये वाली चीज़ें तो हम अक्सर फील करते हैं, ये वाली चीज़ तो हमें फील हो रही होती है। तो सिम्टम्स वही होते हैं जो आप फील कर रहे हैं। हम परेशान भी होते हैं, हम डरते भी हैं, हम खुश भी होते हैं, हम दुखी भी होते हैं, वही सारे इमोशंस हैं। लेकिन जब वो एक खास लेवल से, एक खास लाइन से, जो हमारी बॉर्डर लाइन है उससे अक्रॉस चले जाते हैं, उसको क्रॉस कर लेते हैं, इंटेंसिटी में ज़्यादा हो जाते हैं, उनकी ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, उसकी उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी अक्रेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वही सिम्टम जो पहले हमारे नॉर्मल थे वो अब एबनॉर्मल बिहेवियर की रेंज में जा पहुंचते हैं। नॉर्मेलिटी को अंडरस्टैंड करने के लिए एक और मॉडल भी इस्तेमाल किया जाता है जिसको कहा जाता है द 4 Ds ऑफ एबनॉर्मेलिटी। ये हम देखते हैं कि ये कौन कौन से ऐसे डीज हैं जिससे हम नॉर्मल बिहेवियर को डिटरमिन कर सकते हैं। उसमें नंबर 1 है डिवियंस। डिवियंस का मतलब है कोई भी ऐसा बिहेवियर जो आपके कल्चर, आपके सोशल नॉर्म से हटके हो, उससे डिफरेंट हो और कल्चरली या सोशली ऑड हो, जो कि आपसे सोसाइटी में एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। जब वो वाला बिहेवियर आप शो करते हैं तो वो आपकी एक एबनॉर्मेलिटी को शो कर रहा होता है कि वो आप एक ऐसा बिहेवियर जो कि आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है वो आप शो नहीं कर रहे, और आप किसी भी सिचुएशन में एक ऐसा बिहेवियर, ऐसे एक्शंस या ऐसा थॉट पैटर्न शो कर रहे हैं या ऐसे इमोशंस आपके इमोशनल एक्सप्रेशन इस तरह के आ रहे हैं जो कि उस सोशल सिचुएशन में, उस कल्चर के मुताबिक, उस सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ऑड हैं या डिफरेंट हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये चीज़ एबनॉर्मेलिटी में आ जाती है। इसकी मैं आपको एक इमेज भी दिखाती हूँ। मिसाल के तौर पे आप ये देखें, ये इस इंडिविजुअल का जो इसमें बिहेवियर है वो हम उसको डिविएंट बिहेवियर कहेंगे, क्योंकि किसी भी कल्चर में इस तरह से मारपीट करना या किसी भी दूसरे इंसान को फिजिकली अब्यूज़ करना जो है वो सोशल नॉर्म्स के अंदर नहीं आता। किसी भी एक महज़ब इंसान से या किसी भी एक इंडिविजुअल से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो दूसरे किसी इंसान पे वायलेंस शो करेगा या उसको अपने एग्रेशन का जो है वो, ये अपना एग्रेशन जो है, जो इमोशन ऑफ एंगर जो है वो शो कर रहा है। तो ये एक डिविएंट बिहेवियर है जिसको हम फर्स्ट डी ऑफ एबनॉर्मेलिटी यानी डिविएंस के अंदर, डिविएंट बिहेवियर के अंदर हम इसको शामिल करेंगे। जो सेकंड डी है एबनॉर्मेलिटी का वो है डिस्ट्रेस, यानी एक इंसान जो है वो अपने काम पे फोकस नहीं कर पा रहा और जो है वो
इमोशनल पेन या सफरिंग जो है उसको फील हो रही है, तकलीफ का शिकार है, और जो है वो अपने अंदर जो एक तकलीफ और बेचैनी और परेशानी जो है मुसलसल वो महसूस कर रहा है। मिसाल के तौर पे ये एक अब वहाँ पे एक काम कर रहा है, उसके आगे इसका लैपटॉप खुला पड़ा है, लेकिन उस काम पे जो है वो क्यों फोकस नहीं कर पा रहा, क्योंकि वो एक डिस्ट्रेस में है और एक परेशानी के अंदर वो अपना जो है वो काम हमें नजर आ रहा है उसका। और इसी डिस्ट्रेस के साथ जो तीसरा डी है एबनॉर्मेलिटी का, वो डिसफंक्शन है। कि आपने देखा है ना कि ये इंसान इस वक्त एक इमोशनल पेन या सफरिंग के अंदर है, और ये अब उसकी वजह से ये इसका प्रोफेशनल वर्क है, जो काम ये करना चाह रहा है, वो इस उसमें भी ये इफेक्ट हो रहा है। तो इसका मतलब है कि डिस्ट्रेस और डिसफंक्शन दोनों जो डीज हैं एबनॉर्मेलिटी के, वो हमें इस इंसान के अंदर नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरह मैं आपको अगर पहले वाले की बात करूँ, ये हमने बात की थी डिवियंस की, तो यहाँ पे जो फोर्थ डी ऑफ एबनॉर्मेलिटी है डेंजर, वो हमें इसमें नजर आ रहा है कि ये इंसान जो है ये दूसरों के लिए खतरे का बायस बन रहा है। तो ऐसा बिहेवियर जो दूसरे के लिए खतरे का बायस बने, वो भी एबनॉर्मेलिटी में आता है। तो ये 4 डीज हैं जिसमें डिवियंस, डिस्ट्रेस, डिसफंक्शन और डेंजर, कि अगर ये बिहेवियर इनमें से कोई एक भी अगर हो या इनमें से दो हो, जरूरी नहीं कि ये चारों के चारों आपके एक बिहेवियर में शामिल हो तो आप उसको एबनॉर्मल कहेंगे। कोई भी बिहेवियर जो डिविएंट है, जो डेंजर पहुंचा रहा है किसी को, जो डिस्ट्रेस का बायस है, या जो आपकी डिसफंक्शन, आप अगर एक स्टूडेंट है उसके वर्क में इंटरफियर कर रहा है, अगर एक प्रोफेशनल है उसके वर्क में इंटरफियर कर रहा है, अगर एक हाउस वाइफ है, वर्किंग वुमेन है, उसके काम में जो है वो इंटरफियर कर रहा है, तो वो वाला बिहेवियर जो है उसको हम अकॉर्डिंग टू 4 डीज ऑफ एबनॉर्मेलिटी हम उसको एबनॉर्मल बिहेवियर कहेंगे। आज की इस वीडियो का मकसद आपको ये बताना था कि एबनॉर्मेलिटी का मतलब ब्रोकननेस नहीं है। हम ये नहीं कह सकते कि हर अनयूजुअल बिहेवियर है, कोई भी चीज़ जो है वो एबनॉर्मेलिटी में आती है। डिफरेंट फैक्टर जो हैं, आपका कोपिंग मैकेनिज्म, कि आप किस तरह से सिचुएशन से कोप करते हैं, आपकी लाइफ के स्ट्रेसर्स क्या हैं, आपके पास एक्सपीरियंसेस क्या हैं, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। तो अब अगर आपको कोई भी इंसान एबनॉर्मली रिएक्ट करता हुआ नजर आए, तो पहले सोचें कि क्या ये बाकी एबनॉर्मल है, या इसके हालात या इसके स्ट्रेसर इस तरह के हैं जिन्होंने इसको मजबूर किया है कि ये वक्ती तौर पर इस तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। याद रखें, मेंटल हेल्थ जो है उसको एम्पथी और इंसाइट की ज़रूरत है। उसको स्टिग्मा ना बनाएं, उसको जज ना करें, उसको लेबल ना करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम ये देखेंगे कि डिफरेंट किस्म के जो एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं उनके डिफरेंट कॉजेज क्या होते हैं। जैसे मैंने अभी बात की कि कुछ स्ट्रेसर्स होते हैं, कुछ इंसान की कोपिंग मैकेनिज्म जो है वो वीक होती हैं, उसके कुछ उस इंसान की ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो उसको उस तरह से नॉर्मल अंदाज में बिहेव करने से रोक रहे होते हैं, या उसको उस तरह से नॉर्मल अंदाज में बिहेव करना मुश्किल लग रहा होता है। तो इस हमारी सीरीज़ का मकसद भी ये है, उन लोगों की हेल्प करना, अपनी हेल्प करना, अंडरस्टैंडिंग और इंसाइट को इंक्रीज करना। तो होपफुली आपको ये पसंद आएगा, फ़ायदा देगा। इफ सो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।